नमस्कार बच्चों, कक्षा 10वीं हिंदी अ की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 के जॉर्ज पंचम की नाक पाठ को पढ़ने के लिए हम प्रस्तुत हैं। इस पाठ को लिखा है कमलेश्वर जी ने। कमलेश्वर जी हिंदी के बहुत ही सशक्त लेखक रहे हैं। इनके लिखे हुए कई उपन्यासों पर हिंदी में मूवी अर्थात चलचित्र बने हैं, जैसे रजनीगंधा, मिस्टर नटवरलाल लाल, राम बलराम। टीवी पर दिखाया गया एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक चंद्रकांता की पटकथा भी इन्होंने लिखी थी। ये राजनीतिक तंत्र से बड़े दुखी थे, तो उन्हीं पर व्यंग्य करते हुए यह कहानी लिखी गई है, यह अंश लिखा गया है। जॉर्ज पंचम अंग्रेज थे जो कि भारत रहे। इनकी कोई भी नीति भारत के लिए सही नहीं थी, इसलिए उनकी लाट पर, उनकी मूर्ति पर उनकी नाक नहीं थी। लेकिन इस पाठ में हम देखते हैं कि जब अंग्रेजी प्रदेश से या इंग्लैंड से एलिजाबेथ द्वितीय आती हैं, तो यहाँ के राजनीतिक लोग उनको प्रसन्न करने के लिए लोगों की और भारतीयों की भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं और किस प्रकार से राजनीतिक षड्यंत्र खेलते हैं और यहाँ के लोगों को किस प्रकार का दुख हुआ उसको व्यक्ति इसमें दिखाया गया है। लीजिए शुरू करते हैं इस कहानी को। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। मई मतलब साथ में अपने पति के साथ आ रही थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन भी बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो गई। ये बता रहे कि रानी के आने पर किस तरह की चहल पहल हो गई थी। दर्जी परेशान हो गया था, सेक्रेटरी दौरा करने वाले थे और फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने मतलब कटिंग हिंदुस्तानी खबरों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। मतलब उनकी हर एक बात की चर्चा इंग्लैंड और भारत दोनों में थी। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी पूरी जीवनियां देखने में आई। खानसामा मतलब उनके कर्मचारी जो कि रसोई वगैरह में काम करते थे। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में आ गईं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। ये मुहावरा है। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था, शोर। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, अर्थात बड़ी शख्सियत है। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, बेसाख्ता ना स्वाभाविक रूप से मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट हो गया, परिवर्तन हो गया। अर्थात उनके आने पर जो नई दिल्ली, यहाँ के जो राजनीतिक लोग थे वो बड़े खुश हुए और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये तो खुदा की रहमत है।
वो देखते थे कभी अपने घर को कि उसके उनके लायक है कि नहीं है। ये व्यंग्य है। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से कहा ही नहीं कुछ, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई सड़कों पर से, अर्थात गंदगी हट गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया, नाजनीन स्त्रियों की तरह से। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश आ गई, वो थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक सबसे बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। तो इसका द्व्यर्थी अर्थ जा रहा है। पहला, एक मूर्ति थी जिस मूर्ति पर उनकी नाक नहीं थी। उनका संबंध इंग्लैंड से था, इंग्लैंड की रानी आ रही हैं और वो देखेंगी कि हमारे देश के एक व्यक्ति की मूर्ति पर नाक ही नहीं है तो नाराज हो जाएंगी। और दूसरा ये था, आज़ादी के बाद हमारे देश में संपन्नता तो आ गई, उसके बावजूद भी हमारे अंदर प्रतिष्ठा नहीं थी, स्वाभिमान नहीं था, सम्मान नहीं था। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है, कहानी है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, बहुत शोर शराबा हुआ था और बहुत पत्रकारिताएं हुई थी। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, चंदा वाला डोनेशन। कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंगे थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे, और खामोश रहने वाले लोगों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था जॉर्ज पंचम की नाक वाला। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए, अर्थात कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग जॉर्ज पंचम को पसंद नहीं करते हैं उनकी मूर्ति को तोड़ दें। इसलिए राजनीतिक लोगों ने वहां पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। अजायब घर मतलब स्मारक, मॉन्यूमेंट्स। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। लाट मतलब मूर्ति। उसी जमाने में यह हादसा हुआ, इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई इंडिया गेट के पास। अब आप जानते हैं ये ऐसी मूर्ति थी जो कि ऐसे इलाके में थी जहां पर बाहर से आने वाला व्यक्ति घूमता ही है, इसलिए ये दिक्कत थी इनके लिए, क्योंकि वहां पर जनपथ है, जनपथ से ही गाड़ियां आती हैं जो कि राष्ट्रपति भवन से जगह लगती है, और वहां पर मूर्ति बनी थी और उस पर नाक ना हो, और फिर यहाँ के राजनीतिक लोगों को दुख होगा कि आने वाले अतिथि को हम प्रसन्न नहीं कर पाए। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही, पहरेदारी, और लाट की नाक चली गई। रानी आई और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। खैर ख्वाह मतलब जो लोग देश की खैर चाहते थे, जो लोग देश की भलाई चाहते थे, और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। मसला मतलब एक विषय पेश किया गया, टॉपिक रखा गया कि अब क्या किया जाए। वहां सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, मीटिंग हुई, सलाह हुई, दिमाग खरोंचे गए, मतलब तर्क शक्तियां लगाई गई, और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, हुक्काम जो ऑर्डर दे रहे थे,
नेता लोग। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे, बेहोश से थे। मतलब कितने दुखी थे, इसको व्यक्त किया गया है। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गई। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहां बनी थी। लाट मतलब मूर्ति। इस लाट के लिए पत्थर कहां से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ देखा, ताका मतलब देखा। एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, अर्थात बिल्कुल छानबीन की गई, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ हो, मेरी गलती माफ हो। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, अर्थात फाइलों में कुछ भी नहीं है। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल आ गए। हुक्काम मतलब जो लोग ऑर्डर दे रहे थे। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। दारोमदार मतलब सब कुछ। अब यहां पर देखिए, ये जो बातें आ रही हैं ये राजनीतिक सिस्टम पर चोट पहुंचा रही हैं कि जैसे ही आया कि फाइल ढूंढो तो एक दूसरे की तरफ देखने लग गए, मतलब पता ही नहीं कि फाइल कहां है। पुरातत्व विभाग की फाइल के भी पेट चीर गए, वहां भी नहीं पता चला। फिर क्लर्क ने भी कहा कि फाइलें सब कुछ जमा कर चुकी हैं। भाई सरकारी रिकॉर्ड है, उपलब्ध तो होना चाहिए था, पर कहीं भी नहीं था। यही राजनीतिक तंत्र पर व्यंग्य है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया, विषय को, समस्या को। मतलब ये जो समस्या थी कि मूर्ति कहां से आई है ये पता ही नहीं चल पाया। अब इसके कारण ये भी था कि ये पत्थर विदेश से आया था, इंग्लैंड से आया था उनकी मूर्ति के लिए। फिर वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। हर चीज इस देश के गर्भ में छुपी है। गर्भ मतलब इसके अंदर छिपी है। जरूरत बस खोजने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। अब यहां पर देखिए, पत्रकारिता पर भी व्यंग्य है। मतलब छोटी छोटी बातें जिनका महत्व नहीं है वो अखबारों में छपते हैं, और जिन में सच्चाइयां होती हैं उन बड़ी बड़ी खबरों को अखबारों में स्थान ही नहीं मिलता। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरों पर निकल पड़ा। खान मतलब माइंस। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा, निराश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। लानत मतलब शर्म। उसने फिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। अब आप कहेंगे कि यह पत्थर विदेशी है तो सरकारी तंत्र पर व्यंग्य कैसे आया। अगर कोई चीज बाहर से आती है तो उसका भी तो जिक्र फाइलों में होता है कहीं ना कहीं। सभापति ने तैश में आकर कहा, गुस्से में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, शर्म है। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुंचे। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। चपरासी को हुक्म दिया गया,
और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार के इस पर लगा दिया जाए। सब ने सब की तरफ देखा। अब ये बात बहुत बड़ी थी, क्योंकि नेता मतलब जैसे बड़े बड़े नेता महात्मा गांधी हों, लाल बहादुर शास्त्री हों या पंडित जवाहरलाल नेहरू, कोई भी हों, उनकी मूर्ति को की नाक को तोड़ने का मतलब उनका अपमान करना। इसलिए उसने कहा, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। पर ये जो भ्रष्ट नेता थे, जो कि अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम नेता थे, उन्होंने इसको भी स्वीकार कर लिया एलिजाबेथ को खुश करने के लिए। सब ने सब की तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवाशी के बाद, बेहोशी के बाद खुशी तैरने लगी कि चलो समस्या का हल मिल रहा है। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, बड़ी सावधानी से करना। बड़ी सावधानी से किस लिए? क्योंकि ये सभी मूर्तियां उन महान लोगों की हैं जिनका सम्मान यहाँ के करोड़ों लोग करते हैं। अगर उनको पता चल गया तो फिर सब फंस सकते हैं। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कामसजी जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, मतलब खोजी, नापी, नहीं मिली। गुजरात की ओर गया। गांधी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल इन्हीं के भाई थे, पटेल जी के, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, जिनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोक की, मतलब नाप तोल की। बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया, मूर्तियों के पास। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा, सत्य मूर्ति को भी देखा। और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। क्या बयान की? पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देखाया, सबकी नाकों का नाप ले लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से ये नाकें, सब की सब नाकें बड़ी मिली हैं। अब यहां पर व्यंग्य है। व्यंग्य ये है कि इनमें से अगर मैं किसी भी की भी नाक को तोड़ता, तो तोड़ते समय मुझे ये ध्यान आया कि ये उस जॉर्ज पंचम से ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा महान हैं। अब यहां मूल अर्थ में तो यह आ रहा है कि उनकी नापों का साइज जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ा निकला, लेकिन व्यंग्य अर्थ यह है कि इन सब की मूर्तियां जॉर्ज पंचम की मूर्तियों से ज्यादा महान थीं। और कलाकार ये कह रहा है, मुझे नहीं सही लगता कि अगर मैं इसके लिए उनकी मूर्तियों की नाक को तोड़ता। सुनकर सब हताश हो गए, निराश हो गए, क्योंकि एक समस्या का समाधान होने वाला था, रह गया, और झुंझलाने लगे, परेशान होने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बताते हुए, साहस बताते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं, शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी हैं। उसने कहा कि मैं बिहार भी गया था, वहां पर मैंने बच्चों की नाक को भी देखा, पर वो भी इनसे बड़ी थी। बड़ी का मतलब दोनों हैं, साइज में बड़ी का अर्थ एक साइज में भी कह सकते हैं, और दूसरा अर्थ यह है कि वो महान हैं जॉर्ज पंचम से, बच्चे भी। अब बताइए मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, मूर्ति को रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब है? यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। ऐसा सब लोग सोच रहे थे जो
बड़े राजनीतिक लोग थे। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। पहली शर्त क्या थी? किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक को काट करके लगा दिया जाए। उसने कहा, एक मेरी राय है, जो जिंदा है उसमें से किसी की नाक लगा दो। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया, शांति। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, घबराया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी हुई, मतलब विस्परिंग हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है, ये छपा। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रबाब निकाली गई, गंदगी, काई, ताजा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली है वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी कि वो नाक वहां किसी जिंदा व्यक्ति की लगी हुई है। और देखिए क्या चालाकी खेली गई। नाक, क्योंकि कुछ घंटे के बाद फिर ऐसा लगने लगेगी कि ये पत्थर नहीं है, इसलिए पानी की सपोर्ट दी गई। जनता को पता ही नहीं चला। ये सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था कि कहीं पता चल गया तो मैं भी मरूंगा। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी और उसे दी गई। उसने सेफ्टी मांगी होगी, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर नहीं लगती। आप ध्यान देंगे, आप यहां विशेष ध्यान देंगे, जिंदा नाक। अब यहां जिंदा नाक का मतलब इस अर्थ में लगाएगी, जिंदा मतलब बिल्कुल ऐसी लग रही है कि रियल है, लेकिन वास्तव में क्या थी? रियल ही थी, है ना। हम कहते हैं ना, ये व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मेरे सामने जिंदा हो गया। जिंदा हो गया मतलब बिल्कुल मेरे सामने प्रस्तुत हो गया। तो यह जिंदा नाक मतलब यहां देखिए क्या चालाकी खेली गई। यहां चालाकी ये खेली गई, उन्होंने ये तो बताया नहीं कि ये किसी जीवित व्यक्ति की नाक को काट के लगाया गया है, बल्कि ऐसे प्रस्तुत किया गया कि नाक इतनी सुंदर लगाई गई है कि ऐसा लग रहा है बिल्कुल सजीव है, पत्थर बिल्कुल भी नहीं लगती है। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने वाली थी, ध्यान करने वाली थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, वेलकम नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। मानपत्र, सम्मान पत्र, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। अर्थात उस दिन एलिजाबेथ के आने से सारे लोग इतने नाराज थे कि सब लोगों ने एक तरह से हड़ताल टाइप की कर दी, कोई कुछ किया ही नहीं सब लोगों ने। और जब सब लोगों ने कुछ किया ही नहीं तो अखबार के लिए कुछ था ही नहीं, तो सब अखबार खाली थे। पर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वही बुद्ध के लिए, बुद्ध मतलब मूर्ति के लिए। तो ये जो है ना कि ये पता नहीं शायद ऐसा क्यों हुआ। तो इसका अर्थ यह कि सब लोग इस राजनीति, इस एलिजाबेथ के आने का विरोध कर रहे थे और
इस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे उसका विरोध कर रहे थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया। मुख्य पंक्तियों को मैंने बोल्ड कर दिया है, आप उनको बिंदुवार लिख लें, कठिन शब्दों को अर्थ के साथ लिख लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।